नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। ये एक सच्ची घटना पर आधारित हमारी कहानी है। हमारा गांव एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके की गोद में बसा हुआ था। इन पहाड़ों के साए में चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए घरों को ये हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती थी। आसपास के इलाकों को घने लंबे लंबे पेड़ों ने चारों तरफ से अपनी छत्र छाया में ले रखा था। हमारे घरों से थोड़ी ही दूर पर उस पहाड़ी इलाके में एक बहुत खूबसूरत घाटी थी, जिसमें से ताजे पानी का एक झरना बहता हुआ आसपास के इलाके से होकर गुजरता था। ये एक ऐसा ठिकाना था जिसे अगर कोई देख ले तो उसे ऐसा लगे कि शायद स्वर्ग तो जमीन पर ही है। स्वर्ग के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन इस स्वर्ग को किसी की नजर लग जाएगी और ऐसी अचानक से कयामत टूटेगी जिसकी कल्पना कभी किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। एक सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि आधा गांव पहाड़ से टूटकर गिरने वाले भारी भारी पत्थरों के तले दब चुका था और अब बस कुछ ही घर ऐसे थे जो कुदरत के इस कहर से बच पाए थे, और उनमें से ही एक हमारा घर भी था। इस खूबसूरत घाटी में बसे छोटे से गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसी वजह से जिंदा बच जाने वाले लोग अब अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मेरी बुआ का घर भी इसी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। वो मेरे फूफा जी के साथ इस मलबे के नीचे मिट्टी की ढेर में कहीं पर गुम हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से उनका बेटा अमर और उनकी छोटी बेटी सुमन इस हादसे से बच गए थे। शायद सच ही कहा है किसी ने, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऊपर वाले ने जिसकी जिंदगी बख्शी है उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस हादसे से एक दिन पहले ही अमर और उसकी बहन सुमन किसी दूसरे गांव में शादी के समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और इसीलिए वो इस हादसे का शिकार होने से बच गए। जब वो दोनों भाई बहन लौटे तो ना तो उनका घर बाकी बचा था और ना ही माँ बाप। सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। सुमन ने जैसे ही ये सब देखा तो उसके तो शरीर से जान ही निकल गई थी। वो इस हादसे से बेहोश हो गई। उसे तुरंत ही पानी वगैरह पिलाया गया और मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। तब जाकर उसे कुछ होश आया। पहले तो वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर बैठकर बहुत देर तक रोते रहे और फिर वो दोनों बहुत ही परेशान हालत में हमारे घर आए। मेरी माँ भी उन्हें गले लगाकर खूब रोने लगी। मेरे पिताजी ने माँ को चुप कराया और कहा कि तुम्हें बच्चों को हौसला देना होगा। अगर तुम उनके सामने खुद इस तरह से परेशान हो जाओगी तो फिर उनकी तो हिम्मत और भी ज्यादा टूट जाएगी। मैं खुद भी अपनी बहन और बहनोई के इस तरह चले जाने से सदमे में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने गम को अपने अंदर दबाए हुए हूँ। मेरे पिताजी ने उन लोगों को तसल्ली दी और अब हम लोगों को आगे क्या करना है इस बारे में सोचना था, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा था कि हमारे सर पर मौत मंडरा रही है। जब ये हादसा एक बार हो सकता है तो न जाने कब इस पहाड़ से किसी भी वक्त दोबारा फिर से पत्थरों की बरसात हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो ऐसा होता ही रहता है। हालांकि हम यहाँ के निवासी हर वक्त इस तरह के किसी भी हादसे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनों को खो देने का गम हमारे लिए सहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मेरे पिताजी ने अपने एक दोस्त मनोज से बात की, जो कि शहर में रहते थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि तुम यहाँ शहर में मेरे पास आ जाओ और नौकरी वगैरह या किसी भी काम की फिक्र भी ना करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना एक स्टोर है और जहाँ पर हमें एक बहुत ही काबिल और मेहनती इंसान की ज़रूरत है। तुम्हारे बच्चों के रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा और रोजी रोटी के लिए भी तुम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इतना सुनना था तो हमें तसल्ली हुई, क्योंकि बस इसके अलावा अब हमें और क्या चाहिए था। हमारे आगे अब यहाँ से जाना मजबूरी थी, क्योंकि हमारे इस खूबसूरत से गांव पर तो अब मौत का साया मंडरा रहा था।
उसकी खूबसूरती को दहशत ने ढांप लिया था। मेरी माँ ने भी पिताजी को यही राय दी कि हम लोग शहर चलकर रहते हैं, वहाँ पर कम से कम रोजगार भी मिलेगा और जान को खतरा भी नहीं होगा, और फिर रहने का इंतजाम भी मनोज भाई साहब कर देंगे। जिस शहर में वो काम करते हैं वो बहुत बड़ा शहर है। इस तरह से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल करने का मौका भी मिल जाएगा। मेरी बुआ के बेटे अमर गांव में ही नौकरी करके अपनी जिंदगी जी रहा था, जबकि सुमन तो अभी सिर्फ 14 साल की थी और वो अकेली तो नहीं रह सकती थी। इसीलिए मेरे पिताजी ये चाहते थे कि वो दोनों भी हमारे साथ ही चलकर रहें, मगर अमर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मुझे अपने गांव में बड़ी मुश्किल से एक अच्छी और सरकारी नौकरी मिली थी। अगर मैं शहर गया तो वहां जाकर मैं नौकरी के लिए परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने गांव में ही रहना है। सुमन भी अपने भाई के बिना हमारे साथ शहर जाने के लिए राजी नहीं हुई थी। उसका कहना था कि मैं वहीं पर रहूंगी जहां मेरा भाई रहेगा। मेरे माता पिता उन दोनों भाई बहनों को उनके हाल पर छोड़कर अपना घर उनके हवाले करके शहर आ गए, क्योंकि उन लोगों का अपना घर तो मिट्टी में मिल चुका था। अपने माँ बाप की ऐसी अचानक दर्दनाक मौत के सदमे की वजह से सुमन की हालत न जाने कितने दिन से नाजुक बनी रही थी। अब तो वो कहीं जाकर थोड़ी बहुत बातचीत करने के काबिल हुई थी, लेकिन फिर भी अब वो बिल्कुल बुझी बुझी सी रहती थी। वापस गांव जाने के बाद तो उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। ये देखकर वहां के रहने वाले लोगों ने अमर को समझाया कि अगर तुम लोग यहाँ पर रहे तो तुम्हारी बहन कभी भी मानसिक तौर पर खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसकी वजह शायद ये है कि यहाँ रहते हुए वो हर वक्त अपने माँ बाप को याद करती रहती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसको लेकर किसी और जगह पर जाकर बस जाओ। अगर ये यहाँ रहेगी तो पत्थर तले दबे हुए अपने माँ बाप की आत्माओं को हर वक्त आवाज देती रहेगी। जो मंजर उसने देखा है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाना चाहिए। अमर ने भी जब अपनी बहन की हर वक्त दुखी शक्ल देखी तो उसने भी सोचा कि शायद यही ठीक रहेगा। इसलिए उसने अपने ऑफिसर से बात की और फिर अपना ट्रांसफर करवा लिया, और इस तरह से फिर वो लोग अपने उस बर्बाद गांव को अलविदा कहकर एक दूसरे गांव में चले गए थे। लेकिन यहाँ भी सुमन की तन्हाई उसके साथ ही चली आई थी। जब वो पहले उस गांव में रहते थे तो वहाँ फिर भी कुछ घर ऐसे थे जिसे उनकी रिश्तेदारियां थीं, जिनके घरों की औरतें हर रोज सुमन के पास आकर बैठ जाती थी और उससे बातें करती थी और उसका दिल बहलाने की कोशिश करती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भी घर मौजूद नहीं था। अमर भी अपनी ड्यूटी पर चला जाता था। इस वजह से सुमन और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती थी और अपने भाई के पीछे से वो हर वक्त रोती रहती थी। वो तो धीरे धीरे जैसे पागल सी होने लगी थी। अमर अब अपनी बहन की हालत देखकर और भी परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसके लिए बार बार अपना ट्रांसफर करवाना भी बहुत मुश्किल था। जिस औरत ने उन लोगों को ये वाला मकान किराए पर दिया था, उसका घर भी बिल्कुल बगल में ही था। उस औरत का नाम संगीता था। वो एक दिन उनके घर पर आई और उनसे पूछने लगी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तब अमर ने उस औरत से बात की और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताकर उनसे मदद की गुहार लगाई। जब संगीता ने अमर की सारी बातें सुनी तो उन्हें भी काफी दुख हुआ। उन्होंने रोती हुई सुमन को अपने गले से लगाकर कहा, परेशान मत हुआ करो बेटी, आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझो और मैं भी तो तुम्हें अपनी बेटी ही समझूंगी, बल्कि अब तुम मेरी बेटी ही हो। अब से तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, तुम मेरे पास रहोगी। मेरी भी एक ही बेटी है जो कि शादीशुदा है और शादी के बाद अब वो मेरे पास बहुत ही कम आती है, क्योंकि उसकी शादी यहाँ से एक बहुत दूर गांव में हुई है और उसके ससुराल वाले उसे मेरे पास बहुत कम आने देते हैं। मेरा बेटा तो कोई है नहीं और मेरे पति का भी देहांत हो चुका है। मैं भी तुम लोगों की तरह ही अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ और इस अकेलेपन से मैं भी परेशान रहती हूँ। इसलिए आज से मैं तेरा सहारा बनूंगी और मेरी बेटी तो मेरा सहारा बनना। अमर के लिए इस नेक दिल औरत का दिलासा
उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी बन गया था। संगीता की बातों से उसे बहुत तसल्ली मिल गई थी। संगीता उनके घर में आकर खाना भी खुद ही बना जाती थी, इसलिए अब उन लोगों को खाना बनाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया था। अब अमर अपनी बहन की फिक्र से पूरी तरह से आजाद हो गया था। जब भी उसे किसी काम से शहर जाना होता तो सुमन को वो संगीता मौसी के हवाले कर जाता। संगीता मौसी उसके लिए एक बहुत ही प्यार करने वाली औरत साबित हुई थी। सुमन भी अब पहले की तुलना में थोड़ा सा हंसने बोलने लगी थी। इसकी वजह संगीता ही थी, जो उसके जख्मों पर मरहम का काम कर गई थी। संगीता ने अमर के भरोसे को भी कभी ठेस नहीं पहुंचाई थी और सुमन का उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और वो सुमन को हर तरह से खुश रखने और उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करती थी। उन्हें तन्हा औरत की जिंदगी में भी सुमन एक ताजा हवा के झोंके की तरह आई थी। उन्हें भी जैसे अपनी बेटी वापस मिल गई थी। अमर अब अपनी बहन पर होने वाले सारे खर्चे को संगीता मौसी को ही दे दिया करता था, ताकि वो भी सुमन को अपने घर पर रखने के कारण उसे बोझ न समझे, क्योंकि संगीता मौसी अमर के पड़ोस में ही रहती थी। इसी वजह से ड्यूटी से वापस आने के बाद वो अपनी बहन को उनके घर से बुला लिया करता था। कई बार रात को भी सुमन संगीता मौसी के पास ही सो जाती थी। ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, जो कि अमर के लिए ऊपर वाले के रहमो करम से अब हल हो गई थी। उन्हीं दिनों ऑफिस के काम से बार बार अमर को शहर आना जाना पड़ता था। अब वो पूरी तौर पर संगीता मौसी के ऊपर ही सुमन को लेकर निर्भर हो चुका था और इसीलिए वो फिक्र होकर अपने काम से शहर भी आराम से चला जाता था। अब अगर उसे कुछ दिनों तक शहर में रहना भी पड़ जाता था तो भी उसे सुमन के बारे में सोचकर कोई भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि अब वो भी काफी खुश रहने लगी थी। सुमन अमर के सामने मौसी की बेहद तारीफें करती और ये जायज भी था, क्योंकि संगीता मौसी ने उसकी देखभाल करने और ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तकरीबन 1 साल के बाद अमर की दफ्तर में ऐसी ड्यूटी लगी कि उसे 15 दिन शहर वाले ऑफिस और 15 दिन गांव में रहना पड़ता था। उन्हीं दिनों पता चला कि संगीता मौसी का भांजा शहर से उनके पास रहने आया है, जिसका नाम विनय था, क्योंकि अब सुमन ज्यादातर संगीता मौसी के घर पर ही रहती थी। रात को भी वो अक्सर उनके पास ही सो जाती थी, मगर अब विनय के आ जाने से सुमन कुछ घबराहट सी महसूस करने लगी थी। सुमन अब 15 साल की हो चुकी थी और वो लड़का उम्र में उससे तकरीबन 11-12 साल बड़ा था। सुमन की कद काठी और रंग रूप अब खूब निकल आया था। वो बिल्कुल मासूम सी गुलाब के फूल के जैसी थी। वो इंसान उसे अजीब नजरों से देखने लगा था। सुमन अब अजीब मुसीबत में पड़ गई थी। अब उसको विनय के मौसी के घर में रहने से परेशानी महसूस होती थी। वो इंसान की नजरों को बहुत अच्छे से पहचानती थी, जो अक्सर उसे टकटकी बांधकर देखता रहता था, जिस वजह से उसका वजूद थर-थर कांपता था। अक्सर वो तंग आकर अपने घर वापस आ जाती थी, लेकिन यहाँ भी खाली घर में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि अमर तो घर पर होता नहीं था। आखिर यहाँ अकेले रहकर वो करती भी क्या? और जैसे ही शाम ढलने को होती, उसे अपने ही घर से खौफ महसूस होने लगता था और उसे अपने गांव के घर का वो खौफनाक मंजर, वो मलबा और माँ बाप बहुत बुरी तरह से याद आने लगते थे, जो उसके दिलो दिमाग पर एक भयानक असर डालते थे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने घर में नहीं, बल्कि किसी भूत प्रेत के साए में रह रही हो। संगीता मौसी के घर पर तो आस पड़ोस की बहुत सारी औरतें बैठने के लिए आ जाती थीं और इसीलिए उनके घर में तो एक रौनक सी लगी रहती थी और उन औरतों की बातों से उसका जी भी बहल जाता था। विनय को आए हुए अभी 5 दिन ही गुजरे थे। जब सुमन ज्यादातर वक्त अपने घर पर ही रहने लगी तो संगीता मौसी ने भी महसूस किया कि वो परेशान रहने लगी है। सुमन कभी कभार मौसी के घर चली जाती, मगर जैसे ही विनय घर पर आ जाता तो वो अपने घर वापस चली आती। इस तरह से उसके बार बार दरवाजे से बाहर निकलने की वजह से संगीता भी परेशान थी और इसीलिए उसने अपने और अमर के घर के बीच बनी दीवार में एक खिड़की लगवा दी,
ताकि सुमन को अपने घर जाने के लिए दरवाजे से बाहर गली में ना निकलना पड़े और इस तरह से वो जब भी चाहे तो खिड़की से ही उसका आना जाना आराम से हो सके। और इस तरह से संगीता मौसी को भी कुछ सुकून हो गया और सुमन को भी आसानी महसूस हुई थी। मगर यही आसानी बाद में उसके लिए एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन गई थी। अब विनय की गलत नजर खिड़की के उस पार भी उसके चेहरे का दीदार करने लगी थी, तो उस मासूम लड़की को इन बेचैन निगाहों ने हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। जब मौसी कभी उसे अपने घर बुलाती तो वो चली जाती, और जब विनय उनके घर पर होता तो वो जैसे इधर उधर छुपने की कोशिश करती। मौसी की बातों का वो सही से जवाब भी ना दे पाती। तब वो शख्स उसके इस रवैये पर और भी ज्यादा खुद को ताकतवर महसूस करता। अब वो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता तो वो बेचारी सहम जाती। विनय जानता था कि वो घर पर अकेली रहती है। धीरे धीरे चुपके चुपके से विनय ने उस डरी सहमी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसके पास से गुजरते हुए कोई ऐसी बात कह देता जिससे वो घबरा जाती। सुमन ने शुरुआत में तो मौसी को विनय की शिकायत नहीं की, क्योंकि वो उनका भांजा था और उसे ये डर था कि अगर उन्होंने अपने भांजे से इस बारे में बात की तो कहीं वो पागल इंसान गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। वो शख्स उस मासूम सी लड़की पर अपना दबदबा बिठा चुका था। वो हर बार उसे और भी ज्यादा डराने की कोशिश करता था। सुमन को बस संगीता मौसी का ही सहारा था और अब वो अपने इस सहारे को किसी हालत में खोना नहीं चाहती थी। विनय उसे धमकी देता था कि खबरदार, जो तुमने मौसी से कुछ भी कहा वरना मैं तुम्हारी झूठी शिकायतें उनको लगा दूंगा। वो मुझे तो कुछ भी नहीं कहेंगी, मगर फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। एक हफ्ते के बाद जब अमर घर वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि उसकी बहन अब फिर से पहले जैसी गुमसुम सी रहने लगी है। उसने बहुत पूछा, मगर सुमन ने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया कि वो किस वजह से परेशान है। इस बात का एहसास विनय को भी था कि सुमन ज्यादा वक्त तक अपने घर पर अकेली नहीं रह सकती है और उसका सहारा बस संगीता मौसी है। और उसे इस बात की जानकारी भी थी कि उसका भाई कुछ दिनों तक ही यहाँ पर रहकर शहर चला जाता है। अब बस वो अमर के शहर वापस जाने का इंतजार करने लगा, और जब वो वापस चला गया तो उसने पहले की तरह ही सुमन को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। जब विनय ने सुमन को हद से ज्यादा डरा दिया तो वो खौफ के मारे अपने ही घर में रहने लगी और उसने संगीता मौसी के घर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो उनकी तरफ की जो खिड़की थी उसको भी हर वक्त कुंडी लगाए रहती थी ताकि विनय की निगाहें उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन जब विनय ने देखा कि सुमन संगीता मौसी के घर भी नहीं आ रही थी और खिड़की भी उसने बंद कर रखी थी, तो कोई और रास्ता न पाकर एक दिन आखिर उसने उस खिड़की की कुंडी को निकाल दिया और अब इस खिड़की को सुमन अंदर से बंद भी नहीं कर सकती थी। सुमन जानती थी कि ये काम किसका है और उसने ऐसा क्यों किया है। अब की बार उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि अब तो उसके सब्र की हद ही खत्म हो चुकी थी। तभी कोई भी रास्ता ना पाने के बाद उसने मौसी के घर जाकर विनय की शिकायत कर दी। मौसी ने अपने भांजे को बहुत डांटा कि आखिर तुझे इस बेसहारा मासूम सी लड़की से क्या दुश्मनी है। उन्होंने उसकी काफी बेइज्जती की। इस वजह से अब विनय ने दिल ही दिल में ठान लिया था कि अब तो ये सुमन मेरी जिद बनकर ही रहेगी, और अब उसके हाथ धोकर वो पीछे पड़ गया था। यहाँ तक कि अगर मौसी दोपहर को कभी दवाई खाकर सो जाती तो वो खिड़की के रास्ते सुमन के घर आ जाता और उसका हाथ पकड़कर उससे बदतमीजी की कोशिश करता। अब तो वो सुमन को अपने ही घर में सुकून भी नहीं लेने दे रहा था। वो उसे कहता था कि तुमने मेरी शिकायत मौसी से क्यों की है, अब तुम देख लेना कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब की बार सुमन ने भी गुस्से में उसे धमकी दी कि पहले तो मैंने तुम्हारी शिकायत सिर्फ मौसी से की थी और अब लेकिन मैं मौसी से नहीं बल्कि तुम्हारी शिकायत अपने भाई से करूंगी।
आ जाने दो इस बार मेरे भाई अमर को। अब अगर दोबारा तुम इस खिड़की से मेरे घर में आए तो फिर अपना अंजाम पहले ही सोच लेना। इस बात पर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम मेरी शिकायत करके तो देखो, मैं तुम्हें इस सारे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। तू आखिर चीज क्या है? मेरे आगे तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सुमन बेचारी एक मासूम कमजोर सी लड़की थी, लिहाजा विनय की धमकी से वो डर गई। वो बेचारी तो इस अनजान जगह पर बस मौसी के सहारे से रह रही थी। सुमन के इतने ज्यादा डर जाने की वजह से विनय की हिम्मत अब और बढ़ गई और फिर एक दिन मौका पाकर उसने सुमन के साथ वो कुछ कर दिया जो बहुत दिनों से उसके शैतानी दिमाग में चल रहा था। उसने खिड़की से उसके घर जाकर उस बेबस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। अब रोज ही वो उसे धमकाने लगा कि मैं सबको बता दूंगा और फिर इस तरह से 15 दिन तक विनय उस बेचारी लड़की को डरा धमका कर उसकी बेबसी का फायदा उठाता रहा। 15 दिन बाद जब उसका भाई अमर वापस आया तो उस वक्त सुमन की दुनिया लुट चुकी थी और उसकी जिंदगी में जहर घुल गया था। अमर के आते ही विनय ने अपना बैग उठाया और मौसी के घर से चला गया। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस बीच सुमन ने क्या कुछ नहीं सहा था, मगर अमर ने ये जरूर महसूस किया कि उसकी बहन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। जब काफी दिनों तक सुमन की ऐसी ही हालत रही तो उसने अपने बड़े ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि उसकी ड्यूटी उसके ही गांव में लगी रहने दी जाए, क्योंकि वो अपनी बहन को दूसरों के सहारे पर नहीं छोड़ सकता। अपने गांव में उनके रिश्तेदार तो थे, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग अनजान हैं। उसने उनसे रिक्वेस्ट की यहाँ पर उसकी गैर मौजूदगी में पीछे उसके अकेली बहन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए अब वो शहर नहीं जाएगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी मासूम सी बहन को नुकसान तो पहुंच चुका था और उस नुकसान को पहुंचाने वाला भी यहाँ से जा चुका था। सुमन की हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसने कई बार अपनी बहन से पूछा भी कि अगर कोई परेशानी वाली बात है जो मुझसे छुपी हुई है तो वो तुम मुझे बता दो। तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? मगर वो अपने भाई से कुछ भी नहीं कह सकी। इस बीच संगीता मौसी ने भी ये महसूस कर लिया कि सुमन की सेहत कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचने लगी, उसके अगले ही दिन अचानक सुमन को चक्कर सा आया तो वो चारपाई पर बैठ गई। अमर भी उसके पास ही था। उसने तुरंत मौसी को खबर भिजवाई कि मौसी, सुमन को मैं क्लिनिक लेकर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि हो सकता है वहां पर किसी लेडी की भी जरूरत पड़ जाए। मौसी को सुमन की इस तरह की हालत से कुछ शक पैदा हुआ। वो कहने लगी, बेटा अमर, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पड़ोसन के साथ सुमन को लेकर चली जाऊंगी और अच्छे से डॉक्टर को दिखा लाऊंगी। तुम कहाँ वहां पर बाहर खड़े होकर इतनी देर तक इंतजार करते रहोगे? क्लिनिक तो पास में ही है। इस बात पर अमर ने मौसी का शुक्रिया अदा किया और फिर मौसी सुमन को लेकर डॉक्टर के पास गई। मगर वहां डॉक्टर ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर तो मौसी के पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि सुमन उम्मीद से है। अब ये ऐसी बात थी कि जिसको वो अमर को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने तो भरोसा करके अपनी 15 साल की मासूम सी बहन को उनके ही हवाले किया था। जब मौसी ने सुमन से इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अमर को क्या मुंह दिखाएगी, कि आखिर उन्होंने कैसी सुरक्षा की है सुमन की। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस बच्ची की जिंदगी खराब करने वाला कोई बाहर का नहीं, उनके घर का ही होगा। घर का भेदी ने ही लंका ढाई थी। मौसी ने सुमन को समझाया कि इस बात को वो अपने तक ही रखे, किसी से इस बारे में बात ना करे और अमर को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तो उल्टा तुम्हें ही मार डालेगा। ये सुनकर सुमन और भी ज्यादा डर गई। मौसी उसे कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ दवाएं दे दूंगी और फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौसी ने न जाने उसे कैसी दवा देना शुरू की कि 2-4 दिनों में ही
वो और ज्यादा कमजोर होकर बिस्तर से जा लगी और 5वें दिन उसके शरीर में उसकी आत्मा का साथ छोड़ दिया और वो भगवान के घर चली गई। ये 5 दिन उसने मौसी के घर पर ही गुजारे थे। संगीता मौसी के घर पर ही उसका देहांत हो गया था। अमर बेचारा अपनी बहन की हालत से बेखबर बस हाथ मलता रह गया था। मौसी ने उस पर किसी भी बात को जाहिर नहीं किया और ना ही ये बताया कि उनकी ही दी गई दवा की वजह से सुमन का देहांत हुआ है। आखिर वो उन्हें बताती भी कैसे, क्योंकि ऐसे तो वो और उनका भांजा दोनों ही फंस जाते। हम लोगों को जब सुमन के देहांत की खबर मिली तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ था। हम सब भी उसके आखिरी वक्त में पहुंचे थे। संगीता मौसी ने ही अपने हाथों से सुमन को नहला धुला कर कफन पहनाया था और एक दूसरी औरत के सिवा किसी और को सुमन के पास आने भी नहीं दिया था। आस पड़ोस में ये बात फैला दी थी कि सुमन को ठंड लगने से बुखार चढ़ा और 4-5 दिन में ही वो भगवान को प्यारी हो गई। अमर को अपनी बहन की मौत का बेहद सदमा लगा था, मगर वो क्या कर सकता था। बगैर किसी वजह और सबूत के इंसान किसी को सिर्फ शक के बिना पर फांसी पर तो नहीं लटका सकता। बस उसने सब्र कर लिया था। कुछ समय के बाद, बहन के गम में डूबे रहने के बाद, आखिर उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। मेरे पिताजी ने अमर को ये राय दी कि अब तुम शादी कर लो ताकि घर गृहस्थी में उलझ जाओ। ऐसे कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगे? तुम्हारे खुद के बाल बच्चे होंगे तो तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। जब वो हमारे घर आया तो मेरी माँ उसके पीछे ही पड़ गई कि अमर, अब तुम शादी कर लो। वो कहने लगा, मामी, मेरा तो कोई है नहीं जो मेरे लिए लड़की ढूंढे। अगर आप ही कोई लड़की ढूंढ दें तो ठीक है। मेरी माँ ने अमर से मेरे बारे में पूछा कि क्या अगर मैं प्रिया का रिश्ता तुम्हें दूं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने पर राजी हो? उसने मेरी माँ से कहा कि आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। और फिर इस तरह से मेरी शादी अमर से हो गई और मैं उसकी पत्नी बन गई। और फिर हम उसके अपने पुराने गांव में आकर हंसी खुशी रहने लगे। हमारी शादी को 1 साल हुआ था कि एक दिन एक औरत मेरे घर आई और उसने बातों ही बातों में कहा कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी ननद सुमन के साथ क्या जुल्म हुआ था? मैंने हैरानगी से कहा कि नहीं आंटी जी, मुझे इस बात का नहीं पता। बस इतना मालूम है कि उसको बुखार हुआ था और ठंड लगने की वजह से उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई और वो भगवान को प्यारी हो गई। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वो औरत संगीता मौसी की ही पड़ोसन थी। वो कहने लगी, अरे बिटिया, ये बात नहीं थी, बात तो कुछ और थी। संगीता ने अकेले सुमन को नहीं नहलाया था, बल्कि मेरी मदद से नहलाया था और उसको कफन भी हम दोनों ने ही पहनाया था। मैं जानती हूँ कि उस मासूम के साथ क्या हुआ था और उसका असली मुजरिम कौन है। मैं हैरत से उन्हें देखते हुए पूछने लगी, कौन है आंटी, मुझे बताइए। तो वो औरत कहने लगी, अगर तुम इस बात का जिक्र किसी से भी ना करो तब मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने उनसे कहा, जी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे बताइए तो कि उसका असली मुजरिम संगीता का भांजा विनय है जो उसके घर रहने आया था। इस बारे में खुद संगीता को भी पता नहीं चला था कि विनय सुमन के ऊपर जुल्म कर रहा था, लेकिन जब तक उसे पता चला तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तब अमर के डर की वजह से संगीता ने उस बच्ची का सही जगह पर इलाज कराने की बजाय उसको अपने तौर पर कोई ऐसी दवा खिला दी जिससे उसकी सेहत ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा उस मासूम अनाथ लड़की की हालत खराब हो गई और फिर उसकी जान चली गई। अमर अभी भी इस हकीकत से बेखबर है, जबकि वो आवारा बदमाश लड़का विनय पहले की तरह ही खूब ऐश से अपनी जिंदगी काट रहा है। तुम ये बात भूल कर भी अपने पति को मत बताना, वरना वो विनय की जान ले लेगा। पड़ोसी की बातों से मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं हुई कि कब अमर घर में आए थे और उन्होंने उस औरत के मुंह से आखिरी के कुछ शब्द सुन लिए थे। उस औरत ने जैसे ही हमारे पति को देखा तो वो तुरंत ही राम राम करके वहां से चली गई, मगर मेरे पति के चेहरे की रंगत जैसे कुछ अजीब सी हो गई थी। मैं समझ गई कि उनके कानों में कुछ ना कुछ तो भनक जरूर पड़ गई है।
लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कुछ भी नहीं सुन पाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी इस खामोशी में एक बहुत बड़ी कयामत छुपी थी। बस वो चुपके विनय की खोजबीन करने में लगे रहे और वो कई बार उससे गांव पर भी गए जहां संगीता मौसी रहती थी, मगर उनका विनय ना मिला और संगीता मौसी से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, ताकि संगीता मौसी को ये पता ना चले कि वो विनय को तलाश कर रहे हैं। वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी को वो औरत हवा देने का कारण बन जाए, इसीलिए उन्होंने अपने दिल की बात को दिल में ही दबा कर रखा। इस हादसे को 5 साल बीत गए थे। हम 2 बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। हमारी अपनी दुनिया आबाद हो चुकी थी और मैंने समझ लिया था कि अमर ने उस सुनी सुनाई बात को भुला दिया है। भला सुनी सुनाई बात के पीछे, वो भी जो किसी औरत ने कही हो, कोई भी समझदार मर्द किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उनका टकराव एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने उनके अंदर सोए हुए जख्म को फिर से हरा कर दिया। उस दिन वो ऑफिस से घर आ रहे थे कि उन्होंने अपने घर के पास 2 आदमियों को आपस में बातें करते सुना। एक शख्स हमारी पड़ोसी से कह रहा था, हाँ, ये उसी अमर का घर है जिसके माँ बाप लैंडस्लाइड के मलबे में दबकर भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी एक और शख्स कहने लगा, अच्छा, वो अमर जिसकी बहन उस बदतमीज विनय की वजह से इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस पर वो आदमी बोला, हाँ, ये बात तो मुझे भी मेरी बहन ने ही बताई थी। उसी ने उस बेचारी लड़की को आखिरी बार संगीता के साथ नहलाया धुलाया था। भगवान की मार पड़े उस संगीता को। उसने अब फिर से उस बेगैरत भांजे को अपने घर में रखा हुआ है। मेरा बस चले तो उस कमबख्त इंसान को गोली मार दूं। ये सुनकर अमर का हौसला, जो इतनी बड़ी बात को भुला चुका था, एक बार फिर से उबाल मारने लगा। अमर के कान लाल हो गए। वो घर आया और मुझसे कहने लगा कि मैं एक दिन के लिए संगीता मौसी के गांव जा रहा हूँ। मुझे अपने पुराने ऑफिसर से कोई काम है जो इस गांव में रहता है। अमर की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो। न जाने किस वजह से ये उस मनूस जगह पर जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी ही आ जाइएगा और आप बताइए तो कि वहां आप क्यों जा रहे हैं। क्या सच में आपको यही काम है? आप जब तक लौट कर नहीं आ जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। शायद वो भी सोच रहे थे कि मैं न जाने ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा काम है और तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर वो बाहर निकल गए और फिर कभी लौट कर ना आए। वो जब उस गांव में गए और उन्होंने संगीता मौसी के घर पर दस्तक दी तो इत्तेफाक से विनय ने ही दरवाजा खोला था। उस वक्त वो एक बड़ा सा खंजर अपने साथ लेकर गए थे। बस उन्होंने तुरंत ही उस विनय का काम तमाम कर दिया था। उसके बाद उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी कि मैंने उस बेकमबख्त विनय को उसके किए की सजा दे दी है। इसके बाद अमर कानूनी कार्रवाई से नहीं बचे और उनको जेल हो गई और फिर उम्र कैद हो गई। मगर उम्र कैद पूरी होने से पहले ही वो अपनी जिंदगी से आजाद हो गए और मुझे और मेरे बच्चों को एक बहुत बड़ा दुख देकर गए। अब हम जब तक भी जिएंगे हमेशा इस दुख को सहते रहेंगे। मुझे तो यही लगता था कि वो अपनी बहन का दुख भूल चुके हैं और अपने बाल बच्चों के साथ अब खुशी खुशी रह रहे हैं। मगर बुरा हो इन बिना सोचे समझे बात करने वाले लोगों का, जो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं और कौन उन्हें सुन रहा है। उनके मुंह से निकले हुए शब्द कई बार किसी की जान भी ले सकते हैं। अमर की मौत के बाद जो भी लोग हमारे घर पर दुख प्रकट करने के लिए आए थे, उनकी भी जुबानें बंद नहीं हो रही थी। वो मेरे बच्चों के सामने वही पुरानी बातें दोहरा रहे थे। कोई सुमन की वो कहानी दोहरा रहा था तो कोई विनय को किस तरह से मारा गया, इन सब बातों पर चर्चा कर रहा था। शांति पाठ के बाद एक दिन बातों ही बातों में मेरे भाई ने जब मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। अब मुझे समझ आया कि ये वो तीलियां थीं जो जलती हुई उन कमबख्त लोगों की जुबानों से निकाली गई थीं और इन्हीं तीलियों ने मेरे पति के अंदर सोए हुए इंतकाम को आज दिखाकर उन्हें कातिल बना दिया था।
इसी वजह से उन्होंने इस पल ना तो अपने बच्चों का ख्याल किया कि वो अनाथ हो जाएंगे और ना ही मेरा कि मैं विधवा होकर अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, जो आज बहुत दिनों पहले ही ठंडी पड़ चुकी थी। ये पंचायती इंसानों ने अपने तानों से उसको दोबारा भड़का दिया। ये जज्बाती लोग कब ये सोचेंगे कि उनकी की गई बातों का अंजाम बाद में दूसरों को सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। आज भी जब मेरे बच्चे रोते हुए घर आकर मुझे ये कहते हैं कि फलाने बच्चे ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा बाप कातिल था, तो मेरा दिल दर्द से फटने लगता है। मेरा दिल जानता है कि मेरे पति किस कदर नरम दिल इंसान थे। वो तो किसी अनजान की तकलीफ को देखकर भी बहुत परेशान हो जाते थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर ही गुजारी थी। पहले उन्होंने अपने माता पिता को खोया और फिर अपनी बहन को। वो बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, मगर हालात ने उनको कातिल बना दिया था। लेकिन आखिर इस सब में कसूरवार कौन था? जो असली गुनाहगार था उसे तो एक बार में ही उसके किए की सजा मिली, लेकिन मेरे बच्चे और मैंने बिना कोई गुनाह किए भी पूरी जिंदगी सजा भुगतेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।